Hello everyone, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So let's continue with where we left the chapter number 4 of Geography class 12th. So we were last discussing the topic of extensive commercial grain cultivation and now we'll start with mixed farming. मिक्स फार्मिंग क्या होता है? देखिए, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इस पहले कहाँ पाया जाता है? इस टाइप की फार्मिंग नाम से पता चल रहा है। मिक्स फार्मिंग में क्या होगा, कुछ 2-3 क्रॉप्स को मिक्स करके और उसके बाद एक साथ एक लैंड पे ग्रो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड हाईली इन डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये फार्मिंग जो है डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। और कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो गया, ईस्ट नॉर्थन अमेरिका हो गया, यूरेशिया का कुछ पार्ट हो गया, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स के जो टेम्परेट लैटिट्यूड में आने वाली कंट्रीज़ के पोर्शन है वो हो गया। मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज। मिक्स्ड फार्म्स कैसे होते हैं? मॉडरेट होते हैं साइज में। और यूजुअली यहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो होती हैं वीट, बार्ली, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड रूट क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिक्स फार्मिंग में। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जैसे मेथड जो है वो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉप रोटेशन है तो उसमें एक क्रॉप ग्रो किया, उसको जो भी उसका पीरियड है वहाँ तक ग्रो करा, फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करा, फिर अगली क्रॉप लगा दी, फिर उसके बाद फिर उसको ग्रो किया, हार्वेस्ट किया, फिर अगली क्रॉप लगा दी। तो ये क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है। जैसे आप एक फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं एक दिन, फिर आप अगले सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर एक दिन आएगा दोबारा आप फर्स्ट बेंच पे आ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही क्रॉप रोटेशन में होता है कि एक क्रॉप को ग्रो किया, कुछ टाइम तक वो ग्रो हुआ, हार्वेस्ट करके फिर अगली क्रॉप लगाई, फिर उसको हार्वेस्ट करके अगली क्रॉप लगाई, फिर वापस से पहली वाली लगा दी। तो ये ना चलते रहता है साइकिल। तो इस टाइप की जो क्रॉपिंग होती है उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? जब एक ही लैंड पे आप ऐसे रोज में डिवाइड कर लें, ऑल्टरनेट रोज में आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लगा दें तो उसको हम इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन या इंटर क्रॉपिंग दोनों ही मिक्स फार्मिंग का एक अच्छा तरीका है। इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टिवेशन। इसके अंदर बहुत ध्यान दिया जाता है क्रॉप कल्टिवेशन पे भी और एनिमल हस्बेंड्री पे भी इक्वली ध्यान दिया जाता है। एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग्स, पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विद क्रॉप्स के साथ साथ ये सारे जो एनिमल्स हैं ये भी इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। मिक्स फार्मिंग जो है वो कैरेक्टराइज करता है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी। इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है वो फार्म मशीनरी के ऊपर होता है। एंड बिल्डिंग, ठीक है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बिल्डिंग्स में पैसा खर्चा होता है, जो फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं क्रॉप्स के लिए उसके लिए मनी एक्सपेंडिचर बहुत इसमें लार्ज अमाउंट का होता है। ग्रीन मैन्योर्स जो है उसमें पैसा लगता है। एंड ऑल्सो बाय द स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स। और फार्मर्स की जो एक्सपर्टीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की फार्मिंग पे, विच इज़ डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। तो मिल्च एनिमल्स जो होते हैं जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, तो उन एनिमल्स का जो है यहाँ पे डेयरी फार्मिंग में मेन एफिशिएंट मतलब इसमें काम होता है। देन इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव। इसमें पैसा मतलब कैपिटल बहुत लगता है। एनिमल शेड्स हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ रखनी पड़ती है, फॉडर कहाँ रखेंगे, ठीक है, फीडिंग देना पड़ता है ना एनिमल्स को, फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है एट टू द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। तो जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं इट्स अ वेरी कॉस्टली काइंड ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कैटल्स रखे तो काम हो जाएगा। उनका हाइजीन कंडीशंस, उनकी वैक्सीनेशन, ये सब भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। शेल्टर जो है उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि शेल्टर प्रॉपर पहले तो बनाए, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके ऐसे रख दिया। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं तो वी नीड सम अमाउंट ऑफ क्लीनलीनेस, राइट, कुछ हाइजीन हम फॉलो करते हैं। तो वैसे ही जब जानवर भी आप रखते हैं तो उनके लिए भी ये कंडीशंस होती हैं कि उन्हें भी एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन चाहिए होता है, अदरवाइज उनकी बॉडी पे पैरासाइट्स लग जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी और एफिशिएंट मिल्क प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ना एफिशिएंटली मिल्क प्रोवाइड कर पाएंगे और ना ही उन एनिमल से फिर हमें कोई फ़ायदा होगा, जल्दी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से डेयरी फार्मिंग में भी जो एनिमल्स को रखा जाता है, सो इट नीड्स अ रियली lot of investment, right? Next, special emphasis is laid on cattle breeding. Breeding पे बहुत ध्यान दिया जाता है because breeding is a method by which we can get the desired output
फ्रॉम अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनिमल। हेल्थ केयर जो है वो मैंने कहा ही, हाइजीनिक कंडीशन और वैक्सीनेशन वगैरह हो गया। वेटनरी सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है डेयरी फार्मिंग में। इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव, बहुत लेबर इंटेंसिव काम है, मैनुअल लेबर इसमें बहुत लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत केयर चाहिए, है ना, खाना खिलाने में, मिल्चिंग करने में बहुत केयर चाहिए। देर इज़ नो ऑफ सीजन ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप रेजिंग। इसके अंदर कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, मतलब सीजनल चीज़ नहीं है ये क्रॉप जैसा, ये पूरे टाइम चलता है, ये मतलब थ्रू आउट द ईयर ये काम चलते रहता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जाहिर सी बात है कि मिल्क है, अगर फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए एक मतलब मिल्क जो है फ्रेशली जो मिला है तो वो फ्रेश मिल्क कुछ देर तक ही फ्रेश रहेगा, उसके बाद फिर वो स्टेल हो जाएगा, राइट। तो उसके सौर होना स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन टू से। तो उससे क्या होगा, साउरिंग ऑफ मिल्क को रोकने के लिए क्या है तरीका, क्या भैया, इस जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम रहे। जब डिस्टेंस कम रहेगा तो मिल्क, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिल्क जो है वो कम डिस्टेंस में हम पहुंचा पाएंगे मार्केट में और फिर वो आगे कस्टमर्स तक जा पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एरिया हो जो कि अर्बन एरिया के आसपास है ताकि जो मिल्क है वो प्रोवाइड किया जा सके टाइमली। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पैस्चराइजेशन एंड अदर प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस हैव इंक्रीज्ड द ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है, ठीक है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फ्रिज नाम की भी, क्योंकि ये, सॉरी मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा उसने कुछ सर्च कर लिया। एनीवेज, तो ये पैस्चराइजेशन और प्रिजर्वेशन प्रोसेस ये सब जो है ये बहुत आसान हो गया है बिकॉज ऑफ दिस, ये रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ की वजह से प्रिजर्वेशन बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। देर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। 3 मेन रीजन्स हैं जहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। द लार्जेस्ट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सबसे बढ़िया जो एरिया है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। सेकेंड इज़ कैनेडा एंड थर्ड बेल्ट इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। तो ये सारे रीजन्स जो हैं वो डेयरी फार्मिंग को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, अब मेडिटेरियन जो है वो एक आप कह लीजिए एक सी है और अब तो बहुत छोटी हो गई है, पहले काफ़ी बड़ी थी। तो ये मेडिटेरियन सी जो है ये आप कह सकते हैं यूरेशिया को अफ्रीका से थोड़ा अलग करती है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज़, लेकिन क्योंकि सी है तो ऑब्वियसली पानी है तो एग्रीकल्चर में सपोर्ट करता है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, बहुत ही कमर्शियल, कॉमर्स मार्केट के लिए ये एग्रीकल्चर किया जाता है। ये ईदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन में फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये वाला रीजन है मेडिटेरेनियन वाला, ठीक है, अफ्रीका को यूरेशिया से अलग करता है। तो इसका जो ऑब्वियस ही बात है, जो इसका मतलब प्रैक्टिस किया जाता है इस टाइप के एग्रीकल्चर को, वो इसी के आसपास किया जाएगा। तो वो आपका यूरोप का एरिया भी हो सकता है और नॉर्थ अफ्रीका का एरिया भी हो सकता है, फ्रॉम टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन्स में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। विटीकल्चर, अब देखिए दिस रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स का बहुत अच्छा सप्लायर है ये रीजन। विटीकल्चर क्या होता है, देखिए विटीकल्चर होता है ग्रेप कल्टीवेशन, जैसे हॉर्टिकल्चर हम बोलते हैं फ्रूट्स कल्टीवेशन को, उसी में विटीकल्चर आता है जो कि ग्रेप कल्टीवेशन को कहते हैं। तो जब ग्रेप्स लगाया जाता है तो उसको, ये एक मेडिटेरेनियन रीजन का बहुत स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स मिलते हैं वर्ल्ड के, बिकॉज ग्रेप्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन्स, पता ही होगा आप लोगों को। विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स का बहुत यूज़ किया जाता है और ग्रेप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की वाइन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में विटीकल्चर को फॉलो किया जाता है तो इस वजह से क्या होता है, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और जब ग्रेप्स होते हैं तो वाइन्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी की वाइन्स जो हैं वो मिलती है, ठीक है। द इन्फीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड करेंट्स, ठीक है। इनको सुखाया जाता है, जो ग्रेप्स खराब हो जाते हैं या थोड़ी सी लो क्वालिटी के होते हैं, इनको ना सुखाया जाता है
किशमिश टाइप का बनाया जाता है। दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स एंड फिग्स, ऑलिव्स और फिग्स भी यहाँ से निकलते हैं। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स। तो विंटर्स के टाइम में यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल फ्रूट्स रहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का एग्रीकल्चर जो है ना, ज़्यादातर जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो स्टेपल डाइट जो होती है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो मतलब मोटा खाना होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फ्रूट्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग जो हमने अभी तक पढ़ा बाकी से। व्हेन देयर इज़ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, तो क्या होता है कि यहाँ पे विंटर में ये फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं जब यहाँ यूरोपियन रीजन में और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में ज़्यादा डिमांड होती है फ्रूट्स की। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब देखिए मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर क्या होता है, स्पेशलाइज इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब जो है इनकी ग्रोथ होती है इसके अंदर सोनली फॉर अर्बन मार्केट्स, क्योंकि नाम ही है मार्केट गार्डनिंग, तो अर्बन मार्केट के लिए ही इसका ग्रोथ किया जाता है। फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स। फार्म्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, और किससे लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन लिंक हो ताकि अर्बन एरियाज में जल्दी से जल्दी फ्रूट्स को सप्लाई किया जा सके। वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज लोकेटेड। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, एक तो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो है, जो मतलब पैसे खर्च करके खरीद सकते फ्रूट्स, वो वहाँ पे लोकेटेड होंगे अर्बन एरियाज में। तो तो वो चीज़ एक रहती है, इस वजह से इसको ऐसे एरिया के पास रखा जाता है। देन इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, इसमें मेहनत भी है, मैनुअल लेबर भी है और पैसे भी लगते हैं। एंड लेज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस गैसेज, आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है सब इसमें लग जाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप एरिया जो है, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे स्पेन, ब्रिटेन ये सब है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है, ये सब एरिया जो है इनके लिए इस टाइप के एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। नीदरलैंड स्पेशलाइजेज इन ग्रोइंग फ्लावर्स, नीदरलैंड जो है वो फ्लावर्स ग्रो करने के लिए जाना जाता है। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए भी जाना जाता है, खास करके ट्यूलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप, जिसको फिर आगे यूरोप की बड़ी बड़ी सिटीज़ में सप्लाई भी किया जाता है। रीजन्स वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, रीजन्स जो है जहाँ पे फार्मर्स जो है सिर्फ वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, इस टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स, जो ट्रक फार्म्स होते हैं वो मार्केट से कितने डिस्टेंस पे होंगे ये तय किया जाता है बाय द डिस्टेंस दैट अ ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, ठीक है। तो इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रक जो है ट्रैवल कर सकती है, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना डिस्टेंस फार्म का होगा, और इसीलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। In addition to market gardening, a modern development in the industrial region of Western Europe and North America is factory farming. Market gardening के जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है which is factory farming, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न यूरोप जैसी, नॉर्थ अमेरिका जैसे अर्बन एरियाज में फैक्ट्री फार्मिंग की जाती है। लाइव स्टॉक, पर्टिकुलर पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स fed on manufactured feed stuff and carefully supervised against disease। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रॉपर मतलब फैक्ट्री फार्मिंग है ना, तो नाम से कैसा लग रहा है कि इसमें जो खाना है मैन्युफैक्चर्ड फीड जो खाने का आइटम होगा सब मैन्युफैक्चर्ड होगा और वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा एनिमल्स को, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है तो उनको, ठीक है। दिस रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें भी पैसा लगता है बहुत, क्योंकि बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री फार्मिंग है तो मशीनरी तो चाहिए ही चाहिए, वेटनरी सर्विस चाहिए क्योंकि आप पोल्ट्री के एनिमल्स जो हैन, चिकन्स ये सब होते हैं इनको रख रहे हैं आप, चिक्स बेसिकली। हीटिंग एंड लाइटिंग चाहिए, वन ऑफ द, क्योंकि हीटिंग एंड लाइटिंग क्यों चाहिए, क्योंकि इनके जो अंडे होते हैं उसको वो करने के लिए, जो अंडे होते हैं उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है सो दैट
वो क्रैक हो सके और उसमें से जो बेबी चिक्स हैं वो बाहर आ सके, तो उसके लिए हीटिंग और लाइटनिंग देनी पड़ती है। कुछ बोलते हैं इसको, मैंने किसी तो बर्ड वाले वीडियो में देखा, मेरे दिमाग से वर्ड स्किप हो गया, बट एनीवेज याद आएगा तो बताऊंगी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग इज ब्रीड सिलेक्शन। तो जब भी पोल्ट्री फार्मिंग की बात हो या कैटल रियरिंग की बात हो तो ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मैंने बताया उससे डिजायर्ड कैरेक्टर आपको अगली जनरेशन में मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कौन फार्मिंग कर रहा है उसके बेस पे भी हम फार्मिंग के टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द वे इन विच फार्मर्स ओन देयर फार्म्स, वेरियस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प टू रन दिस फार्म। तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो कि इसमें हेल्प करती है, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग जो होती है। ग्रुप ऑफ फार्मर्स, इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है फार्मर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये क्या करते हैं, ये साथ में मिलके अपने रिसोर्स को पूल करते हैं। पूल मतलब एक ही रिसोर्स होता है, सब उसको यूज करते हैं, या थोड़ा थोड़ा रिसोर्स सब एक साथ ले आते हैं वॉलंटरीली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। अब एक बंदा अगर अकेले बिजनेस करेगा तो उसको कम प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सारे बंदे उसी बिजनेस में लग जाए, ठीक है, तो फिर उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब अपना अपना देंगे, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं वो आपस में कनेक्ट, मतलब ये रहता है कि फार्म्स हैं सबके पास अपने अपने, सब अपना अपना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब प्रॉफिट आएगा सब बेचेंगे साथ में, प्रॉफिट आएगा वो सब में बटेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर्स टू प्रोक्योर ऑल इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग। इससे क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट पे पैसा लगाया जा सकता है, प्रोडक्ट्स को अपने फेवरेबल टर्म्स पे बेचा जा सकता है, ठीक है, एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द चीपर रेट्स। तो अच्छा प्रोडक्ट जो है ये लोग निकाल पाते हैं एट चीपर रेट। कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड ओवर अ सेंचुरी अगो। लगभग 100 साल पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, और बहुत वेस्टर्न यूरोप वगैरह एरियाज में, जैसे डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, इन सब रीजन्स में ये मूवमेंट जो है ये बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ा। इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। इतना सक्सेसफुल हो गया डेनमार्क में कि लगभग अगर आप देखें तो हर मेंबर जो है, मतलब हर फार्मर जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन अ सोशल ओनरशिप। इसमें सोशल ओनरशिप होती है सबकी, जैसे कोऑपरेटिव में क्या होता है, हर किसी का अपना अपना फार्म था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोशल ओनरशिप है, मीन्स of the means of production and collective labor. Collective farming or the model of kolkhoz was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the inefficiency of previous methods of agriculture. देखिए, क्योंकि सोवियत यूनियन में ये सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ से ही ये कहानी शुरू हुई थी ये कलेक्टिव फार्मिंग की, कि एक लैंड अगर है तो उसके मतलब एक कलेक्टिव लोग जो हैं वो उसके ओनर होंगे, एक बंदा ओनर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कोऑपरेटिव फार्मिंग में हर एक के पास अपना अपना फार्म था, ये चीज़ यहाँ नहीं हो रही है, एक फार्म का बहुत ओनर्स है, ठीक है। तो कलेक्टिव लेबर इसमें लगता है, क्योंकि बहुत ओनर्स हैं तो सबको अपना अपना हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे कहाँ स्टार्ट हुआ था, सोवियत यूनियन में स्टार्ट हुआ था, ताकि जो एग्रीकल्चर के जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी को आगे बढ़ाने के लिए कि भैया हम ही काफ़ी हैं, बिकॉज वी आर टू मेनी पीपल टुगेदर। द फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज। तो फार्मर्स जो अपने सारे रिसोर्सेज एक साथ कर देते थे, जैसे लैंड हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, लेबर हो गया। दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। तो उन्हें अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही छोटी लैंड मिलती थी, लेकिन ओवर एंड ऑल ये मेथड जो है इसमें कलेक्टिवली सारा काम किया जाता था। माइनिंग क्या है, द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो डिस्कवरी हुई है मिनरल्स की, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के इसमें बहुत सारे स्टेजेस को मतलब आप कैटेगराइज करता है, जैसे कि कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। यूज ऑफ मिनरल्स इन एंशियंट टाइम्स वॉज लार्जली कन्फाइंड टू मेकिंग ऑफ टूल्स। तो शुरू में मिनरल्स जो है उसका एक ही काम हो रहा था, उसके जो यूजेस थे वो सिर्फ मेकिंग ऑफ टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स, इसी तक रेस्ट्रिक्टेड था।
द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगैन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो माइनिंग का असली डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और उसका जो तब से लेके अभी तक इसकी जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ बढ़ ही रही है। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या है जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं? The profitability of mining operation and thus depends on two main factors। दो फैक्टर्स है। सबसे पहला है फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें आता है साइज, ग्रेड एंड द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। ठीक है, और सेकेंड फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज कितना डिमांड है मिनरल्स का, टेक्नोलॉजी है या नहीं उस मिनरल को निकालने के लिए। ठीक है, यूज्ड कैपिटल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड, देन कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा लगेगा, लेबर लगेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट लगेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं माइनिंग एक्टिविटी को। अब आ जाता है मेथड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के मेथड्स क्या क्या है वो देखिए। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस, किस मोड पे हो रहा है, एंड द नेचर ऑफ द ओर, जो नेचर है ओर का। ओर क्या होता है? जो अर्थ के नीचे से निकाला जाता है उसे ओर कहते हैं, जिसमें से हमें मेटल या मिनरल, मतलब जिसमें से हमें मेटल मिलेगा बेसिकली। तो माइनिंग दो टाइप की होती है, सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो है उसे ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, और ये सबसे ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे होता है। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड। इस मेथड में जो ओवरऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं ये बहुत कम लगते हैं, एंड आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड, और आउटपुट भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, जब ओर जो है अर्थ के बहुत अंदर है तो वहाँ पे हमें अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यानी शाफ्ट मेथड यूज करना पड़ता है, और इस मेथड के अंदर वर्टिकल शाफ्ट्स जो हैं उनको डाला जाता है इसके अंदर, लैंड के अंदर, फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स। ठीक है, ताकि मिनरल्स तक पहुंचा जा सके बेसिकली, और मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी सरफेस थ्रू दीज पैसेजेस। फिर उसी पैसेज के थ्रू मिनरल्स को निकाला जाता है। यहाँ पे माइनिंग दिखा रखी है आपको। ठीक है, उसके बाद एक कोई तो पिक्चर थी अक्षय कुमार की, रानीगंज करके कुछ था, माइनिंग से रिलेटेड थी वो। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको माइनिंग का थोड़ा समझ में आएगा। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी सरफेस थ्रू दीज पैसेजेस। तो मिनरल्स जो हैं वो इन पैसेजेस के थ्रू निकाले जाते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइंड लिफ्ट्स। इसके अंदर जो लिफ्ट्स हैं वो आप उस मूवी में देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा किस टाइप की लिफ्ट होती है। एंड ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटीरियल। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ उसमें क्या था, शायद उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे लैंड होती है तो लैंड के अंदर क्या किया उन्होंने, ऐसा छोटा सा मतलब होल कर दिया, एक प्रॉपर मतलब कैलकुलेट करके जो भी होता है। फिर उस होल को किया और उस होल के अंदर इन्होंने क्या करा, क्योंकि मूवी का कुछ ऐसा था कि अंदर में लोग फंस गए थे, माइनिंग के लिए गए थे, तो वो लोग अंदर फंस गए थे तो उनको निकालना था। तो उन्होंने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल सा कुछ वेसल बनाया और उसके अंदर एक पतला सा छोटा सा गेट दिया, और उसके बाद इस ड्रिल के यहाँ पे ड्रिलिंग की और इस ड्रिल के थ्रू उस सिलेंडर को भेजा, और उसके अंदर गेट था तो उसको नीचे तक भेजा पॉइंट डिसाइड करके कि जनरली कौन कौन से पॉइंट्स पे लोग आते हैं, खड़े होते हैं, उनको कहाँ इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप यहाँ आके खड़े हो जाइए ताकि आपको मदद मिल सके। तो फिर यहाँ से उनको जो है एक एक बंदे को बुला, अंदर वो जाता था, खड़ा हो जाता, गेट बंद, और ऊपर खींच लेते थे। तो ऐसे करके उन्होंने निकाला था लोगों को। तो वही चीज़ यहाँ पे है। दिस मेथड इज़ रिस्की, बहुत रिस्की मेथड है। जैसा मैंने आपको बताया, एक पत्थर मतलब बहुत ही छोटा सा ड्रिल किया जाता है, उसके अंदर वो वेसल को डाला जाता है, फिर लोगों को निकाला जाता है। तो इट्स सुनने में ही कितना रिस्की और क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, तो बहुत ही रिस्की होता है। पॉइजनस गैसेज, अर्थ के अंदर पॉइजनस गैसेज होती हैं, अर्थ के अंदर बहुत पॉइजनस गैसेज होती हैं। अब उस मूवी में भी देखेंगे ना तो आपको दिखाएंगे, उसमें वो ना अक्षय कुमार पूछता है कि मतलब थोड़ा ये इस एरिया तक जाके देखो, इतना मीटर सेंटीमीटर तक जाके देखो कि कितने डिस्टेंस तक गैस जो है वो आ रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो है वो फैल गई है। तो वो पर्सन जाता है, वहाँ जाता है, उसको जाते ही वहाँ पे ब्रीदिंग इशू होने लगता है। तो उससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ तक, इस तक, वो वहाँ पे मार्क लगा देता है कि इस एरिया तक गैस अभी पहुँच गई है और इस तक पहुँच जाएगी इतने टाइम में। तो मतलब वो पूरा जो है ना पॉइजनस अंदर इन्वायरमेंट होता है।
ठीक है, पॉइजनस गैसेज हो जाती हैं, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, केविंग इन लीड टू फैटल एक्सीडेंट्स, बहुत एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। हैव यू एवर रेड अबाउट माइन फाइबर्स एंड फ्लडिंग ऑफ कोल माइंस इन इंडिया, तो वही है इसमें, रानीगंज वाले में यही इसी की मूवी है पूरी। द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग, तो अभी डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो माइनिंग वाला मेथड जो है उससे आगे निकल रही हैं। प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट, क्योंकि इसमें बहुत लेबर कॉस्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या, लेबर कॉस्ट तो अलग चीज़ है, लाइफ का कॉस्ट सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि लाइफ का खतरा है ना। वाइल द डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज लेबर फोर्स एंड स्ट्राइविंग फॉर हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट, अभी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं लार्ज लेबर फोर्स की वजह से और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से वो इसके अंदर अभी थोड़ी सी इन्वॉल्व है। सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम मिनरल्स अलोन, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी 50% से भी ज़्यादा अर्निंग मिनरल्स की वजह से ही हो रही है, तो वहाँ पे माइनिंग करना एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। तो माइनिंग सिर्फ सरफेस माइनिंग नहीं हो सकती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ज़रूरी है कि उसको वहाँ से निकाला जाए, तो फिर वहाँ पे मैनुअल जो है वो चीज़ें की जाती है। तो आप एक ये आई थिंक ये हमारा हाँ लास्ट टॉपिक है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब इस पर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और या आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And yeah, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.